जब भी दिल का जिक्र होता है तब बातें भावनात्मक हो जाती हैं, चाहे रिश्तों की हो या फिर सेहत की हो। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में बातें दिल से दिल तक होंगी और बातें होंगी हार्ट से जुड़ी हुई, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई। अब तक हमने बाईपास के बारे में बात किया है, लेकिन ये एक आगे लेवल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई इन बातों के सफ़र में हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं, जो कि 48 आवर्स पहले ही एक सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी करके आए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरकांत सिंह जी, जो कि हैं प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोवास्कुलर एंड थोरैसिक सर्जरी। डॉक्टर, आपका बहुत वेलकम है आज के इस कार्यक्रम में। जैसे हमने शुरुआत में बात की दिल से दिल तक, और ये तो दिल के जो मायने हैं वो थोड़े से और नेक्स्ट लेवल बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी को एक ब्लेसिंग है हार्ट सर्जरी के साथ। तो सर, सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगी कि 48 आवर्स ही हुए हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितना बड़ा है और किस तरीके से आप इसके ख्याल रखते हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है? थैंक यू निधि जी। ये पेशेंट हमारे पास आता है, आमतौर पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, वो उसको देखते हैं, डायग्नोस होता है। डायग्नोसिस क्या होता है? हार्ट फेल हुआ होता है एंड पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अगर उसका कोई दवाइयों से इलाज सक्सेसफुल नहीं हो रहा, दवाइयाँ उस पर इतना असर नहीं कर पा रही कि उसको लेके चल सकें, उसकी लाइफ कंटिन्यू कर सके। सो इस सिचुएशन पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 2 साल से ज़्यादा नहीं होती, तब उसको हम ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं। और एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद, जो अकेले कार्डियोलॉजी या हमारे डिपार्टमेंट में ही नहीं, नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, इनफैक्ट सारी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से ही। एक तो ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, फिर सर्जरी के बाद जो पेशेंट ने जो ट्रीटमेंट लेना है वो ले पाएगा कि नहीं, उस एंगल से भी उसको देखा जाता है। उसको साइकोलॉजिकली, साइकेट्री की तरफ से भी एग्जामिन किया जाता है ताकि वो बैलेंस्ड हो। और इस सारे कोई भी सर्जरी एक ऑर्डियल होती है, तो उसके थ्रू वो निकल सके। कुछ घंटों का प्रोसेस नहीं है, हफ्तों महीनों का, इनफैक्ट पेशेंट के लिए तो लाइफ का प्रोसेस है, हमारे लिए कुछ घंटों का कह सकते हैं। तो बड़ी सारी एंगल्स इसमें शुरू बड़े एंगल हैं। डॉक्टर, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले डोनर होना चाहिए, उसके बाद ही ये पॉसिबल है। सो ये सारा जो प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपके पास फाइल आती है, जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेंसी जब 1 से 2 साल के बीच में रहती है, तो ये प्रोसेस तभी से शुरू हो जाता है? पेशेंट को जब एक बारी एक्चुअली सारी डिपार्टमेंट बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये फिट, अब इसको ट्रांसप्लांट करना है, तो जब ये डिसीजन हो गया, वो हमारी वेटिंग लिस्ट में आ गया। इनफैक्ट इंडिया का जो रूल है, अभी नोटो है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ही इसको रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि वो कोशिश हो रही है कि पैन इंडिया लेवल पे ये एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम बन सके। तो प्रोसेस चल रही है, कभी ना कभी ज़रूर हो जाएगा। PGI तो आगे बढ़ी रहे, 10 PGI रीजनल सेंटर है नॉर्दर्न इंडिया का। वैसे कुछ काफ़ी सेंटर हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एक बार जब डोनर डिसाइड हो गया, देन एक वेट शुरू हो जाती है फॉर रिसिपिएंट। पेशेंट को ऐसे बोला जाता है कि वो कुछ ऐसी जगह पे रहे, ट्रांसफ़र कई बार करना पड़ता है अगर रिमोट एरिया में हो, ताकि 1 घंटे के बीच बीच में PGI पहुंच सके। अच्छा, ओके। तो जब डोनर हमारे पास अवेलेबल होता है, आमतौर पे वो ब्रेन डेड डोनर होता है, आमतौर पे कुछ रोड साइड एक्सीडेंट के पेशेंट होते हैं, या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर है जिसकी ब्रेन सर्जरी हुई है, जो उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। वो जब ऐसा कुछ हमें पता लगता है, ऐसा पेशेंट कुछ आ गया है हमारे पास, तो पेशेंट को जिसका ट्रांसप्लांट करना है उसको बुला लिया जाता है PGI में। तो फिर एक वेट शुरू होती है, वो पेशेंट की एक ब्रेन डेथ कमेटी होती है। वो जब उनको लगता है कि अभी शायद वो प्रॉपरली ब्रेन डेड हो चुका है, तो उसको एग्जामिन किया जाता है। अगर वो ब्रेन डेथ प्रूव होती है तो 6 से 8 घंटे के बाद एक बारी दोबारा से वो कमेटी उसको टेस्ट करती है। 2 में अगर वो ब्रेन डेड पाया जाता है, तभी उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। मीनवाइल कुछ जो पुलिस फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी देखी जाती हैं। PGI में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो इनकी जो पेपर वर्क एंड सारी जो इसका ख्याल रखते हैं।
तो एक बार जब वो डिक्लेयर हो जाता है ब्रेन डेड, तब प्रोसेस शुरू होती है हार्वेस्टिंग की, बिकॉज हार्ट तो किसी लाइव बंदे से नहीं ले सकते, उसी से लिया जा सकता है जो ब्रेन डेड है। स्पेशली जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं Exactly. तब एक बहुत बड़ा की फैक्टर है जो भी हम अपने दर्शकों के साथ आज के इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ये, तभी अगर उसके साथ हम जुड़ेंगे या फैमिलीज उसके साथ एक सही टाइम पर सही फैसला लेंगे तो हम कैसे कितनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। Exactly. आज अब हार्ट ट्रांसप्लांट पर बात करें तो डॉक्टर जैसे कभी हमने ब्लड डोनेट करना होता है या कुछ भी जिस प्रोसेस के साथ जुड़ते हैं तो पहले जो दूसरी बॉडी जिसमें वो जाने वाला है उसका भी टेस्ट होता है या हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, तो क्या हार्ट के साथ भी ऐसा होता है कि जिसको हार्ट मिलने वाला है तो उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं? ब्लड ग्रुप मैच करना तो बहुत ज़रूरी है, हालांकि वर्ल्ड वाइड जो कंपैटिबल ब्लड ग्रुप्स के बीच में भी करना शुरू कर दिया है, बट हम अभी सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग वाले ही करते हैं। जी जी जी। तो बिकॉज उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। ओके ओके। जिनमें आप कंपैटिबल ब्लड ग्रुप में करते हैं, जो एग्जैक्टली मैच ब्लड ग्रुप है उसमें रिस्क रिलेटिवली कम है, तो हम तो वही करते हैं। जी। तो ब्लड ग्रुप है, इनफैक्ट और भी मैचिंग है, बट वो हर केस में नहीं करते, PLA उसको बोलते हैं। वो हर केस में नहीं करते, हमारे कंट्री में उसका मिसमैच होने का रिस्क कम है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है, तो हम इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाते, हम बेसिकली ब्लड ग्रुप मैच करके ही कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूर करते हैं, एंड एक बारी मैच हो गया ब्लड ग्रुप, फिर प्रोसेस शुरू होती है जी। सो 2 सर्जरियाँ होती हैं, एक डोनर पे होती है, एक फिर रिसिपिएंट पे होती है। डोनर की सर्जरी में डिपेंडिंग के उसके कौन से ऑर्गन ठीक है उसका भी सारा टेस्टिंग की जाती है डोनर की। तो जो ऑर्गन फिट हैं वो लिए जा सकते हैं, किडनी ली जा सकती है, लिवर लिया जा सकता है, पेनक्रियास, हार्ट, लंग, फिर कॉर्निया, तो मोस्टली तकरीबन फिट ही होते हैं सबके। बिल्कुल, हमारे लिए हमारी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है और दूरदर्शन के माध्यम से हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपके साथ वो दिनचर्या को भी जोड़ रहे हैं, उन बातों को, फैक्टर्स को जोड़ रहे हैं जो कि हमारी अच्छी सेहत के लिए, अच्छे हार्ट हेल्थ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। जी डॉक्टर, आप बात कर रहे थे कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट इज़ द की फैक्टर, उसके टेस्टिंग के बाद ही डोनर का भी और रेसिपिएंट का भी दोनों का सर्जरी होती है। जी, तो जो डोनर की सर्जरी है वो सारी टीम्स आती हैं और फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज टीम्स काफ़ी होती हैं, 4-5 टीम होती हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। हाँ जी। उनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि सब ऑर्गन्स ठीक ठाक निकल सकें। तो इस प्रोसेस को तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं डोनर की सर्जरी को, उसके बाद रिसिपिएंट की सर्जरी होती है। Okay. फिर हर ऑर्गन का एक इस्कीमिया पीरियड होता है, जितना मैक्सिमम उसको आप बॉडी से निकाल के वापस डाल के उसको दोबारा सर्कुलेशन उसकी शुरू करनी है। Okay. तो हार्ट और लंग का सबसे कम में आता है। अच्छा। किडनी और लिवर का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आराम से कर सकते हैं। हमें फिर शुरू होती है eyes रेस से भी अगेंस्ट शायद, टाइम में हाँ, आप कह जी। सकते हैं। तो बहुत क्विक करना होता है जितना हो सके। अब जैसे आपने सुना होगा ग्रीन कॉरिडोर बनते जी, जी, हैं, जी, जी, ऑर्गन PGI से या नॉर्थ इंडिया से इवन चेन्नई जा रहे हैं। उन कंडीशन में अभी जो इंडिया में सिचुएशन है, थोड़ा टाइम ज़रूर ज़्यादा हो जाता है, बट देखा गया है कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसी इक्विपमेंट भी है अवेलेबल जिससे हम एक ऑर्गन को ज़्यादा टाइम के लिए वायबल रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, बट उनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कोशिश चल रही है इंडिया में यहाँ पे इंडिजिनस उन चीज़ों को डेवलप किया जाए ताकि कॉस्ट को कम किया जाए। वो भी फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। और उसमें PGI कहीं अग्रणी है और हम विजुअल्स के साथ भी इस रेयरेस्ट ऑफ द प्रोसेस के साथ भी अपने जितने दर्शक हैं उनको भी जोड़ रहे हैं। अगर हम हार्ट से जुड़ी हुई जो आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट पर हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट में ये चीज़ें हैं जिसका शुरुआती तौर पे ही आपके प्रोसेस में वो हैं ही हैं और क्विक भी होना चाहिए क्योंकि वो ऑर्गन भी ऐसे हैं कि ख़राब हो सकते हैं। तो कौन सा एज ग्रुप है जिस तक हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? अब अगर हम डोनर की बात लें तो यूजुअली कहते हैं कि 55 साल से कम का डोनर हो, उसको कोई और बीमारी ना हो। हार्ट की बात करें तो चेस्ट में इंजरी नहीं होनी चाहिए, हार्ट में इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो और हार्ट की एंजियोग्राफी, ECG, इको वाइज हार्ट ठीक होना चाहिए, तभी हार्ट ले सकते हैं। और उसको कुछ ऐसी बीमारी ना हो, कुछ ऐसी इन्फेक्शन ना हो जो डोनर से रिसिपिएंट में फैल सके, जैसे हेपेटाइटिस B है, HIV है, ये ना हो तो बेहतर है। अगर रिसिपिएंट को इनमें से कोई है, मान लीजिए हेपेटाइटिस है
तो कंसिडर किया जा सकता है एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का, एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रिसिपिएंट जी, के लिए जी। हार्ट लेना। तो ऐसे कई चीज़ें हमें ख्याल में रखनी पड़ती हैं। डॉक्टर जैसे अभी आपने 48 आवर्स पहले ही एक सर्जरी की है, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें तो उस दौरान बहुत सी चीज़ें, क्योंकि आपको डोनर लोकल ही अवेलेबल हुआ था, जी। तो और कौन कौन सा कैसे प्रोसेस? पीजीआई में अभी तक जितने हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें हमारा लोकल ही डोनर रहा है। पीजीआई में ही उसकी डोनेशन हुई है और हम ही ने फिर उसको किया है। आमतौर पे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अगर आपने ग्रीन कॉरिडोर भी बोला कि ग्रीन कॉरिडोर तो अगर बाहर लेके बाहर जाना है से कहीं होगा किसी तो available। अदर दूसरी सिटी में लेके जाना है जी, तब जी। उसका है। अगर सेम जैसे हमारे को ज़रूरत नहीं Locally पड़ी हुआ। अभी तक, बिकॉज हमारे पास डोनेशंस पीजीआई में इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन नंबर 1 पे चल रहा था। पिछले 1 साल से कुछ कम हुआ है ड्यू टू वेरियस रीजंस, अभी फिर आगे बढ़ पकड़ रहा रहा है। तो हमें तो हमेशा पीजीआई से मिल गए हैं। जी। सो हमें वो जो स्कीम या टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डोनेशन और ट्रांसप्लांट में कमी रही है, जी। वो हमें फ़ायदा रहा है। तो अदरवाइज़ काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं आती लेने जाने जी। हैं। कॉस्ट फैक्टर भी है, कौन सी फ़्लाइट आपको उसकी टिकट करनी, ये करना वो करना, अपनी टीम भेजनी है दूसरे शहर में, जी। इक्विपमेंट भी लेके जाना पड़ता है साथ में। वैसे हम अपने दर्शकों के साथ भी हार्ट ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है उसको हम विंडो के ज़रिए दर्शा भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं विंडो स्क्रीन पर, आप उसे देख भी सकते हैं। डॉक्टर जैसे हमने एज फैक्टर की भी बात करी, तो अब बात आती है कि जिसकी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है, क्योंकि जैसे आपने बताया 48 आवर्स अभी वो यहीं एडमिट है, तो कितना टाइम ऑब्जर्वेशन का रहता है और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि अगर बाईपास की बात करें तो भी बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट के बाद अभी 48 आवर्स तकरीबन 72 घंटे होने वाले हैं। ये तो बहुत थोड़ा टाइम है। अभी टाइम बताएगा वो कैसे रहता है, बिकॉज पेशेंट को टाइम लगता है। रिस्पॉन्स कैसा रहता है? आफ्टर ट्रांसप्लांट अभी तक तकरीबन 1 महीना तो पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहता है। कई बारी ज़्यादा भी अंदर रखना आपके पड़ता है हमारे observation, ऑब्जर्वेशन जी। में, और कई तरह का ट्रीटमेंट उसको चलना है। जी। कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज इम्यूनो सेपरेशन करनी पड़ती ताकि बॉडी फॉरेन ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके। बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। वो कहती है बाहर की चीज़ आ गई, इसको निकाला जाए। वो हमें इम्यूनिटी को ब्लॉक करना पड़ता है। उसकी वजह से इन्फेक्शंस होने का रिस्क ज़्यादा है। कई कैंसर्स भी बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जो डायबिटीज़ जिनको नहीं है उनको डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकती है। सो कई प्रॉब्लम्स इन दवाइयों की वजह से भी आ सकती है। तो उसको उसके एंगल से भी उसको बचा के रखना है। इसलिए एडमिशन भी फिर उनको आइसोलेट भी करना पड़ता है अच्छे से, ताकि इन्फेक्शन से बचा के रखा जा सके। उनके लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। एंड ये स्पेशल केयर जब उनको डिस्चार्ज करेंगे उनको घर पे भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। तकरीबन 1 साल तक तो करनी पड़ती है। फिर जैसे दवाई की डोज कम होती है, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, फिर धीरे धीरे ये प्रिकॉशंस कम की जा सकती हैं। बट ये प्रिकॉशंस तकरीबन लाइफ लॉन्ग उसको लेनी है। ओके, सो कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है हार्ट ट्रांसप्लांट में एवरेज तकरीबन 11 साल लाइफ बढ़ जाती है। ओके, एवरेज बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जी। बिकॉज ये बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट तो कभी ना कभी फिर दोबारा हो सकती है, तो रिजेक्शन के चांसेस फिर भी रहते हैं। जी। बट सबसे ज़्यादा पहले साल में होते हैं। पहला साल निकल जाए तो काफ़ी कम हो जाता है रिस्क। डॉक्टर अगर इसके कॉस्ट की बात करें, क्योंकि जब भी किसी भी तरीके की सर्जरी की बात होती है तो पेशेंट के दिमाग में, उसके फैमिली मेम्बर्स के दिमाग में, ऑल्दो गवर्नमेंट के भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे बहुत राहत मिली है, तो क्या इसका कॉस्ट रहता है? पीजीआई में जो कॉस्ट है तकरीबन एडमिशन और तकरीबन 1 महीने का जो पहला है आमतौर पे 10 लाख से कम ही आता है जी। एग्जैक्ट डिपेंड करता है कई चीज़ों पे, क्या क्या उसको मेडिकेशन देनी पड़ती हैं। प्राइवेट में आई एम प्रीटी श्योर इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। बट इसके बाद भी पेशेंट को तकरीबन 70-80 हज़ार कुछ महीने तक पर महीने खर्चा होना पड़ सकता है। बट लॉन्ग टर्म में कुछ 10-15 हज़ार पर मंथ उसका फिर भी खर्चा चलेगा। ओके, तो स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ आपकी जो ऑब्जर्वेशन आपने बताया 1 मंथ तो है ही है, लेकिन उसके बाद कब कब रेगुलर विजिट करनी पड़ती है? उसके बाद तकरीबन शुरू में तो हम जल्दी बुलाते हैं, तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद, फिर कुछ महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, घर में इस पेशेंट के लिए अलग से एक कमरा रखना पड़ता है जो जिसकी कली वगैरह ठीक से हो, फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो। आमतौर पे
दीवारों पे जहाँ पे थोड़ा बहुत सिलन आ जाए तो फंगस उग जाती है। ऐसा अच्छा। वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाथरूम बड़े साफ़ होने चाहिए, ओके। उनकी मैनेजमेंट ये सब प्लान करना पड़ता है। आमतौर पे हम कहते हैं कि एसी लगा लिया जाए, क्योंकि एसी में कुछ ना कुछ हवा फिल्टर भी होती रहती है। इनफैक्ट ये जो एयर क्या बोलते हैं, एयर Purifiers प्यूरीफायर, हैं, इनको हाँ। भी रखना फ़ायदेमंद रहेगा पेशेंट्स के लिए। तो कुछ देर के लिए तो इनको ऐसे एक कह सकते हैं एक बंद ही रहना, बाहर कम ही निकलना है। यानी कि बिल्कुल 100% हाइजीन होना बहुत चाहिए, हाइजीन पूरी होनी चाहिए। क्लीनलीनेस का इनफैक्ट जो भी बहुत कोई बड़ा उससे emphasis मिलने आ देना रहा है पड़ेगा। वो अभी अपना हाथ हूथ धो के अच्छे से साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहन के अंदर घुसेगा। अच्छा, ये भी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। क्योंकि आयन करने से भी बहुत से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट हम फूड हैबिट्स की बात करें तो पेशेंट तो, और अगर उसके लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता बहुत होगा। ध्यान तो रखना कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है? देखो, ये जो घर में कुक्ड फूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाहर के कुक्ड फूड की कोई गारंटी नहीं हो सकती उसमें क्या क्या है, हाइजीनिकली हाँ, यूज़ जैसे किया आपने गया नहीं बताया किया था, है। हाइजीन इज द की हाइजीन फैक्टर। सबसे है, ठीक है ना। और जैसे किसी भी हार्ट डिजीज़ में है, ये ऑयल्स वगैरह अवॉइड करने हैं, हाई सॉल्ट इनटेक अवॉइड करनी है, ये सब प्रिकॉशन लेनी। अदरवाइज इट शुड बी अ हेल्दी डाइट, ठीक है ना। अवॉइडिंग फ्राइड चीज़ें, और जो है इट शुड बी अ होलसम हेल्दी डाइट बेसिकली। सादा जीवन, सादा जीवन, सुखी उच्च जीवन विचार, बेस्ट सुखी जीवन बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर, काफ़ी टाइम से मैं एक बात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि शुरुआत में हमने बाईपास की भी बात करी थी। तो कैसे बाईपास और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें वो अलग है? बाईपास किया जाता है बेसिकली, हम एक डिजीज़ को बाईपास कर रहे हैं। हार्ट की नसें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई हैं, उसमें कुछ एथिरोमा बोलते हैं, बीच में कुछ जम गया है, तो उससे आगे ब्लड नहीं जा रहा है। हम कुछ नसें लगा देते हैं, कुछ टांग से निकालते हैं, कुछ छाती के अंदर से निकालते हैं, बाजू में से भी निकाल सकते हैं, सो दैट जिस जगह पे ब्लड नहीं जा रहा है वहाँ पे ब्लड पहुँच जाए। सो हार्ट बंदे पेशेंट का अपना रहता है, बट ब्लड जहाँ पे नहीं जा रहा है वहाँ पे पहुँचने लग जाता है, तो हार्ट फंक्शन उसका नॉर्मल हो जाता है। जी। अब कई बारी यही बाईपास, ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि हार्ट इतना डैमेज हो जाता है कि बाईपास कर लें या स्टेंटिंग कर लें। स्टेंटिंग भी बाईपास का ही एक अल्टरनेट है, जो बिकॉज सर्जरी इतना चीरा इतना बड़ा नहीं देना पड़ता, तो ये उसका फ़ायदा है। वो एंजियोग्राफी की तरह एक छोटे से, आप कह सकते हैं नीडल प्रिक के थ्रू हो सकता है। अगर इन चीज़ों से, दवाइयों से नहीं फ़ायदा हो रहा, तो इनफैक्ट ये डिज़ीज़ भी, हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, बट ये इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं कि ब्लड नहीं पहुंच पा रहा और हार्ट इतना डैमेज हो गया है कि हार्ट बंदे की बॉडी को लेके नहीं चल सकता, रिस्पॉन्स। इस कंडीशन में भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ये इतना कॉमन नहीं है। जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो इडियोपैथिक हैं, जिनका डायग्नोसिस नहीं पता लगता। इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हार्ट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, वो काम नहीं कर पाता जितनी मर्जी दवाइयाँ दी जाएँ। अच्छा। तो ये कॉमन है। बट इस्कीमिया जो जिसके लिए बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, वो कंडीशन भी बढ़ के ट्रांसप्लांट तक पहुंच सकती है। तो अगर हम पीजीआई की बात करें, चाहे फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें जिसके साथ हम हमें जोड़ेंगे आप, और फैसिलिटीज़ की बात करें जो अब तक दी हैं और जो आने वाली हैं, जी, स्पेशली अगर हम आपके डिपार्टमेंट की बात करें, कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक की, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो कि ट्रीटमेंट है जो पीजीआई लेकर आ रहा है? देखिए, हमारे पास पीजीआई में, हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन एक कुछ दिन के बच्चे से लेके 80 साल के आदमी तक हर बंदे का इलाज हो रहा है जी। और फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें बाईपास हो गया, वेल्व की सर्जरीज होगी, कंजेंटल हार्ट डिजीज़, ब्लू बेबी आपने सुना होगा, कोई छेद वगैरह हार्ट में है, उनके ट्रीटमेंट है। फिर कम्प्लेक्स कंजेंटल होती हैं, हार्ट उलट पुलट बन गए किसी भी कारण से, उनको सीधा करने की कोशिश की जाती है, या किसी ना किसी तरह उनको इस तरह का सिचुएशन दी जाती है कि वो चलता रहे किसी तरह से काम। फिर इसके अलावा चेस्ट सर्जरी, लंग कैंसर सर्जरी, ये सब ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं हमारे डिपार्टमेंट में। अभी जो नहीं हो रहा, हम ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, छोटे चीरे से सर्जरी, ये रूटीनली नहीं कर रहे, कभी कभी कर रहे हैं। सो ये आगे जाके हम इक्विपमेंट लेने वाले हैं, तो ये भी शुरू होने वाला है। तो हम ये भी जो छोटे चीरे से हैंगे सर्जरीज वगैरह, ये करने लगेंगे। एंड रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का भी है प्लान। तो ये सब प्लान है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे लंग कैंसर है, बहुत थोड़े सेंटर इसका इलाज कर रहे हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज भी, कम्प्लेक्स कंजेंटल, इसके भी जो गिनती मिनती के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, इनके लिए बहुत सेटअप की ज़रूरत होती है।
कला एक बंदे का काम नहीं, ट्रांसप्लांट भी एक बंदे का काम नहीं, इट्स अ बिग टीम। सारी टीम इकट्ठी होकर चलती है तभी सक्सेसफुल होता है। तो ऐसी कई फैसिलिटियाँ आगे आने वाली हैं एंड हमारा जो है एम कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हार्ट और लंग को लेके है जिसका इलाज पीजीआई में नहीं अवेलेबल हो। वैसे ही अपने आप में पीजीआई एक विश्वास भरोसे का सिनोनिम है। कोई भी अगर किसी भी तरीके की दिक्कत सोच के आता है तो उसका सोल्यूशन उसको पीजीआई में ज़रूर मिलता है। और इसके लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पीजीआई का नाम है। डॉक्टर, अगर हम फिर से बात करें हार्ट से जुड़ी हुई और स्पेशली अगर हम बात करें सावधानियों से जुड़ी हुई, सो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो स्पेशली जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उनको करनी पड़ती है? क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर जैसे 1 साल तक किसी की ज़िंदगी विद ऑल द रूल रेगुलेशन और सफाई का ध्यान रखते हुए लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के साथ अगर कोई चल रहा है तो क्या उसको ट्रैवल करते टाइम या बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ तो अगर प्लेन में ट्रैवल करेंगे तो लोग आसपास हैं, तो कितनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी रुक जाएगी, रुक नहीं सकती। आप तो ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ। वही, अगर ट्रांसप्लांट करके बंदा घर में बैठ गया तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। कोई फायदा नहीं। बट प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वॉक पे भी जाना है उसको तो बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं। एक तो कोरोना ने हमें सिखा दिया है मास्क लगा के रखना चाहिए। जी, वो बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स के लिए भी। हाथ धोने हैं, सफाई रखनी है, और जब जैसे बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं अपना खाना खुद लेके जाओ रेदर देन बाहर से लेके खाओ, अपने बर्तन भी। तो मास्क से काफ़ी बच सकते हैं। ये जो धूल मिट्टी घट्टे से दूसरों के कोई ना कोई, अब जैसे आपने बात की प्लेन में बैठे हैं तो डेफिनेटली 100 बंदा बैठा है, किसी ना किसी को खांसी जुकाम तो होगा, और उसमें हवा भी सर्कुलेशन ऐसी ही अंदर की अंदर है बाहर की बाहर है। तो बेस्ट है उस ऐसी सिचुएशन में आप बेटर मास्क लगा लें, 95 मास्क लगा लें जिसको बोलते हैं, तो चांसेस कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाए कम हो जाएंगे। ज़ीरो तो नहीं हो सकते बट कम हो जाएंगे। और आई थिंक ऐसे ही फिर हर चीज़ की प्रिकॉशन लेके सब काम करने हैं, अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है, घर नहीं बैठना है। तो कुछ देर के लिए प्रिकॉशन ज़रूर रखना है, ज़्यादा जब वो ज़्यादा वाला ख़त्म हो जाए देन ज़िंदगी चलती रहती है और उसके साथ चलना है, प्रिकॉशन साथ लेके चलना है। बिल्कुल, अगर हम यही सारी चीज़ें बिल्कुल बिगनिंग से देखना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड भी कर सकते हैं, अपने आप को बहुत से मामले में बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर, एक हार्ट लंग मशीन के बारे में हमने बहुत चर्चाएं होती, बहुत सुना है उसके बारे में। हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप बताएं कि इसका कितना बड़ा रोल है हार्ट ट्रांसप्लांट। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब हार्ट ट्रांसप्लांट करना हमें हार्ट बॉडी से निकालना पड़ेगा, उस टाइम पे बॉडी को कैसे ज़िंदा रखा जा रहा है, उस टाइम पे ये हार्ट लंग मशीन काम कर रही है। ये मशीन जो है हार्ट और लंग दोनों का काम करती है। सो बॉडी का जो ब्लड, जो गंदा खून हार्ट को आता है, उसको बॉडी से पाइप्स लगा के जोड़ी होती हैं बॉडी में डिफरेंट जगह पे, वो निकाल के एक रिजर्वायर होता है उसमें लिया जाता है, उसके आगे फिर पंप लगे होते हैं, पंप के थ्रू उसको ऑक्सीजनेट किया जाता है, ऑक्सीजनेटर होता है, उसके बाद फिर वापस बॉडी में डाला जाता है। सो बॉडी की सर्कुलेशन और वो जो ब्लड आ रहा है उसकी ऑक्सीजनेशन, जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है और ऑक्सीजन मिलाना, ये सब हार्ट लंग मशीन का काम है। सो जब तक ये हार्ट को, आम हार्ट सर्जरी में हार्ट को रोकना पड़ता है, तो उस टाइम पे हार्ट लंग मशीन काम कर रही होती है। हार्ट लंग, ये जो ट्रांसप्लांट में आप हार्ट को निकाल ही देना है और दूसरा हार्ट लगाना, जब तक दूसरा हार्ट पूरा लग नहीं जाता। तौर पे जो हमारा हार्ट चल रहा है वो हार्ट लंग मशीन है एक तरह, बेसिकली वो है। इसको आप कह सकते हैं लेमैन की भाषा में, अगर हम बात आम इंसान की भाषा में कहें तो, ठीक है ना। आजकल तो इनफैक्ट ये जो हार्ट फेलियर के लिए हमें वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, टोटल आर्टिफिशियल हार्ट भी अवेलेबल हैं, बट उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। और वैसे हम अपनी स्क्रीन पर भी साथ के साथ दर्शकों को हार्ट लंग मशीन के साथ जोड़ रहे हैं, जो आ रही है अभी, ये हार्ट लंग मशीन की चल रही है फोटो। जी। और ये जो फंक्शनिंग है, बिल्कुल, हम वही दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है और उसमें कितना बड़ा की रोल निभाती है हार्ट लंग मशीन। इसके बगैर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आम सर्जरी में एक एनेस्थीसिया वाला होता है जो उसको बेहोश कर रहा है और सर्जन होता है। हमारे में एक एनेस्थीसिया वाला है, सर्जन है, और एक परफ्यूजनिस्ट की टीम होती है जो हार्ट लंग मशीन पे ऑपरेट करते हैं। सो कार्डियक सर्जरी में 3 इंपॉर्टेंट टीम्स हैं जो साइमल्टेनियसली पेशेंट के ऊपर काम कर रही होती हैं। सो ये भी एक डिफरेंस है फ्रॉम एनी अदर सर्जरी। मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ हम हार्ट की इस बहुत बड़े प्रोसेस के साथ जुड़ रहे हैं, हार्ट लंग मशीन के बारे में जैसे आपने बताया,
और उसके साथ साथ हम बहुत सी खुद भी ऐसे नॉलेज के साथ जुड़ रहे हैं जो कि हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। डॉक्टर, मैं एक इनफैक्ट सुझाव भी चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप दर्शकों के साथ भी जोड़ें कि कितना ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में भी बात की थी कि अगर हमारे थॉट प्रोसेस में अभी काफ़ी बदलाव आया, जैसे आपने बताया कि पीजीआई अग्रणी है इसमें अगर ऑर्गन डोनेशन की बात करें, लेकिन फिर भी एक कॉल की ज़रूरत है कि हम एक्टिव रहें, क्योंकि कंपैरिजन देखें कि डोनर बहुत कम है। जी हाँ, इंडिया में पर 1000 पॉपुलेशन शायद एक आध के करीब डोनर अवेलेबल हैं, जबकि आप स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाए तो ये नंबर बहुत ऊपर है। इंडिया बहुत पीछे है ऑर्गन डोनेशन में। ये जितने हार्ट फेलर के पेशेंट हैं, रीनल किडनी फेलर के हैं, लिवर फेलर के हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है, इनफैक्ट इसके अभी तो और भी बहुत कुछ एक्सपैंड होने वाला है ये। इन सबको बचाया जा सकता है अगर ऑर्गन्स अवेलेबल हों। तो ऑर्गन्स अवेलेबल तभी होंगे अगर हम तैयार हों डोनेट करने के लिए। डेथ के बाद हमने कोई ऑर्गन साथ नहीं लेके जाना, ये सब यहीं पे रह जाना है। तो ये हम डोनेट करेंगे तो हम किसी न किसी तरह से दूसरे आदमी में ज़िंदा कुछ ना कुछ हमारा पार्ट ज़िंदा रहेगा। बिल्कुल। मैंने प्लेज किए हैं अपने ऑर्गन्स। आई अपील कि एवरीबॉडी शुड प्लेज देयर ऑर्गन्स। और उससे ज़्यादा साथ साथ ज़रूरी है कि उनकी फैमिली इसको लेकर एक्टिव रहे, क्योंकि हो सकता है हम ये प्रॉमिस करके जा रहे हो कि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे, लेकिन फैमिली को उस सिचुएशन में, उस इमोशनल सिचुएशन में चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा, उस सोच से बाहर निकलना होगा, उस टैबू से बाहर निकलना होगा जो कि सोसाइटी के ऑर्गन डोनेशन को लेकर जुड़े हुए हैं। आप ये सोचिए कि आप ना रहकर भी जीवित रह सकते हैं, किसी की आंखों में, किसी के दिल में धड़क सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। आज के इस कार्यक्रम ने हमने ना सिर्फ दिल से दिल तक बात की, बट मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि हमारे दर्शकों के दिल तक भी ये बात ज़रूर पहुँची है कि हमने अपने दिल का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निधि जी, आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ हमारे सैटेलाइट चैनल्स डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के साथ भी जुड़े हैं और हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ के साथ भी जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बेहद बेहद धन्यवाद।